नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की आज की कड़ी में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग पेपर देख चुके हैं 19, 20, 21, 22, 23। देखिए साथियों, क्या होता था कि दो दो शिफ्ट में या फिर कभी कभी 3 शिफ्ट में ऑनलाइन परीक्षा जब से 2018 के बाद से शुरू हुआ था, तो 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट में ऐसे परीक्षाएं होने लगी थी। एक एक विषय की कम से कम 2 शिफ्ट में तो होती थी। जो जो मेन सब्जेक्ट है, बड़े सब्जेक्ट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑफलाइन थी तो एक ही दिन में हो जाता था, तो इसलिए एक पेपर रहता था। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से क्या हुआ कि फिर पेपर आपका ज़्यादा होने लगा, अलग अलग शिफ्ट में आने लगा, फिर नॉर्मलाइजेशन होने लगा। जो हार्ड शिफ्ट है उसका और जो थोड़ा सा इजी शिफ्ट है उसमें उसके नंबर बढ़ने लगे, हार्ड शिफ्ट के बढ़ने लगे, इजी शिफ्ट के उतने ही रहे या फिर कम होने लगे। तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ता था, इसीलिए आपको कई पेपर देखने को मिलेगा। 2019 का आपको 2 या 3 पेपर देखने को मिलेगा। एक पेपर हमने करा दिया था, दूसरा पेपर है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए और पूरा PYQ आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख के जाइए, ताकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिले। ठीक है। और इससे पहले एक प्लेलिस्ट बना हुआ है PYQ के नाम से, PYQ हिंदी साहित्य PYQ नेट JRF एग्जामिनेशन के नाम से। वहाँ पे जो भी हमने कराया है 19, 20, 21, 22, 23 का भी हो चुका है। अब हम लोग 19, 18, 17, 16 ऐसे बढ़ेंगे, मतलब नीचे की तरफ चलते चले जाएंगे। आप यकीन मान के चलिए 100 क्वेश्चन में ना आप अच्छे से PYQ कर लेते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन करने में मदद देगी। हूबहू आपके 40 क्वेश्चन केवल PYQ की मदद से सही हो जाएंगे। ठीक है। और पेपर 1 भी आप पढ़ते रहिए। पेपर 2 के अंतर्गत आपका सब्जेक्ट आता है, जो भी आपका नेट का सब्जेक्ट है वो पेपर 2 में आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 1 में 50, कुल 150, 300 नंबर का रहता है। और नेट के लिए 55, मतलब एक जो एरिया है 55% और 60 से 62% आपका JRF के लिए जनरल कैटेगरी का है। बाकी कैटेगरी अपना वहीं थोड़ा थोड़ा कम कर लेंगे। तो इस प्रकार से वहीं 55, 56 और 60, 62 यहीं रहता है। डिफ़िकल्टी लेवल के अनुसार आपका 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। नो 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 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिए, वहाँ पे आपको एक साथ सभी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन करेंगे। 100 क्वेश्चन है, फिर 2 भागों में हम लोग 100 क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज पहले भाग में हम लोग 50 करेंगे। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है मानस कहानी, टेराकोटा, भूले विसर्जित, गर्म राख। गर्म राख गर्म राख गर्म राख गर्म राख, इसी प्रकार से सभी ऑप्शन में आगे पीछे करके दिया है। तो इसके सही जवाब की बात की जाए तो जो आपका सही जवाब है ना, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। सी का मतलब पहले गर्म राख, फिर भोले विसर्जित, फिर टेराकोटा, फिर मानस का हंस। और फिर आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। विश्लेषण का मतलब आप जानते हैं? विश्लेषण का कहने का मतलब ये होता है कि फिर उसका वर्ष क्या है, प्रकाशन वर्ष, और उसके लेखक कौन है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ही तो हमें लगाने के लिए आता है कि पहले कौन बाद में कौन। गर्म राख 1957 का है उपेंद्र नाथ अश्क का। भूले विसर्जित 1959 का है भगवती चरण वर्मा का। टेराकोटा 1971 का है लक्ष्मी कांत वर्मा का। मानस कांत 1972 का है अमृतलाल नागर का। 1972 मानस कांत नेट के सिलेबस में लगी हुई रचना है। ठीक है, तुलसीदास के जीवन पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? ऑप्शन है स्मृतिकर्ण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध और हम हसमत। तो इसको प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे से पीछे लगाना है। सभी ऑप्शन में वही है, आगे पीछे करके दिया है। इसके सही ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी है, यानी स्मृतिकर्ण, फिर हम हसमत, फिर लीक अलीक, फिर वन तुलसी की गंध। इस प्रकार से हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसका प्रकाशन वर्ष और लेखक। स्मृतिकर्ण 1959 का है सेठ गोविंद दास का। हम हसमत 1977 कृष्णा सोबती का है। लीक अलीक 1980 का है भारत भूषण अग्रवाल का। वन तुलसी की गंध 1984 का है फणीश्वर नाथ रेणु का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके प्रवर्तकों के साथ मिलाना है। यह क्वेश्चन आ ही जाता है, लगभग हर बार पूछ ही देता है। ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता है कि राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की जो स्थापना किए थे वह किए थे गोविंद रनाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो प्रवर्तक हैं एनी बेसेंट जी हैं। सत्य शोधक
समाज की सत्य शोधक समाज के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? दयानंद सरस्वती। ठीक है, यही है ना। टू 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 लेकिन ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। देखते हैं एक बार फिर से। और प्रकाशन वर्ष भी हमें देखना जरूरी है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछ देता है कौन पहले आया कौन बाद में बना, यह भी पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में। ब्रह्म समाज 1828, मतलब एक बार ये कथन में दे दिया था पिछली ही बार, मतलब आप पीवाई को देखेंगे तो वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1882 में हुई, 28 को 82 कर दिया, तो वहाँ पे कथन गलत हो गया था। ब्रह्म मतलब कथन गलत हो गया था, मतलब यह 1828 को 82 करके पूछ दिया था। ब्रह्म समाज के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय 1828। प्रार्थना समाज के प्रवर्तक 1867 में महादेव गोविंद रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में एनी बेसेंट मुख्य रूप से रही। उसके अलावा इसमें मैडम बालावास्की, कर्नल हेनरी अलकार्ड भी रही हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात की जाए तो 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। एक मिनट, नो 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 यहाँ पे कुछ गलत लग गया है क्या? हाँ गलत, मतलब कि देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। प्रार्थना महादेव गोविंद रानाडे, एनी बेसेंट। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। ठीक है, यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती का जो ऑप्शन है आर्य समाज का है। ठीक, आर्य समाज का है, इसको आप लोग क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, हो जाती है स्लाइटली मिस्टेक किसी से भी, उसको आप लोग को मानना चाहिए कि यह गलत आपको नहीं बताया जाएगा, भले ही आपको फिर से बताया जाए, थोड़ा समय लेके बताया जाए। इसीलिए तो कहा जाता है कि अंत में, वीडियो के अंत में जो आपको एक आध जगह थोड़ा बहुत आपको मिस्टेक लगे, आपको अच्छा ना लगे, या आप जो कुछ करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। बाकी टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? यानी 3 का है, 1 का नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरधर राठे का संबंध नहीं है नवगीत से। बाकी कुमार रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र और माहेश्वर तिवारी का संबंध है। देखिए, कवि गिरधर राठे का संबंध नवगीत विधा से नहीं है। हिंदी में नवगीत परंपरा का आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा सन 1958 में संपादित गीतांगिनी शीर्षक नवगीत संकलन से माना जाता है। नवगीत विधा के प्रमुख कवि की बात की जाए तो वीरेंद्र मिश्र, कुमार रविंद्र, माहेश्वर तिवारी, डॉक्टर शंभूनाथ सिंह। 1 2 3 ऊपर आगे के तो तीनों वहीं ऑप्शन में दिए हैं, आगे के 3 शंभूनाथ सिंह भी हैं, उमाकांत मालवी, रविंद्र भ्रमर, श्री कृष्ण तिवारी, रामनाथ अवस्थी इत्यादि हैं। वीरेंद्र मिश्र की रचनाओं की बात की जाए तो गीतम, लेखनी बेला, अभिराम, चल, मधुवंती। माहेश्वर तिवारी की रचना हर श्रृंगार कोई तो हो, और शंभूनाथ सिंह का जहाँ रचना है जहाँ दर्द नीला है इत्यादि प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 5 है, माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ थे आया। चंद न होता सूर न होता, पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ थे आया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यहाँ पे देखते हैं किस कवि की हैं। ऑप्शन में है आपका कबीर, रैदास, नामदेव या फिर मलुकदास। क्या? या फिर मलुकदास। देखिए यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई है वह किसका है? ऑप्शन नंबर बी में जो है नामदेव, उन्हीं का है। नामदेव को क्या कहा जाता है? बिठोवा संत भी कहा जाता है। इन्होंने भक्ति के सगुण और निर्गुण दोनों मार्ग को अपनाया है। शेष कवियों के प्रसिद्ध पंक्तियाँ इस प्रकार से है, जैसे कबीर की बात की जाए तो माधो मैं कैसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। नामदेव का है मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण नाम मासी पी लागा। रैदास का है जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नहीं। मलुकदास का है नाम हमारा खाक है, हम खाकी के बंदे, खाक ही से पैदा किए अति गाफिल गंदे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीवन मुँह चाही कोनी को, दरस बरस दिन राति करती है कान प्यारे पी को। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? निर्गुण, सगुण, असूया या फिर दैहिक। तो इसका सही जवाब है असूया भाव को।
देखिए, निर्गुण भक्तिभाव सगुण भक्तिभाव से विपरीत धारा है। निर्गुण भक्तिभाव में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता है। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि की बात की जाए तो कबीर है, रैदास है, जिन्हें कि संत रविदास भी कहा जाता है, जम्बनाथ हैं, लाल दास हैं, दादू दयाल हैं। सगुण भक्ति का भी शाखा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो सूरदास, तुलसीदास, मीरा, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभदास, यह सब ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। असूया भाव क्या है? इसमें दूसरे के गुण में दोष निकालने की प्रवृत्ति होती है। दैहिक श्रृंगार की बात की जाए तो बाहरी साज सज्जा का स्वरूप जो मुख्य रूप से स्त्रियों में देखने को मिलता है। निर्गुण काव्य की विशेषताओं की बात की जाए तो निर्गुण उपासना, रहस्यवाद का उत्कृष्ट वर्णन, बहुदेववाद का विरोध, सामाजिक अन्याय और आडंबर का विरोध है, लोक कल्याण की भावना और जाति का विरोध है, नारी के कामिनी रूप की निंदा है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 60 है 7 है, बैठे हुए सुखद आतप में मृंग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो जो आपका ये है ऑप्शन नंबर सी में है, जो रश्मिरथी में परशुराम के आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी यानी कि सूर्य का सारथी की रचना रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा सन 1952 में हुई थी। इसमें कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि भी कहा जाता है तथा डिप्टी राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रकवि तो मैथिली शरण गुप्त हैं और डिप्टी मतलब उप राष्ट्रकवि कौन है? राष्ट्रकवि आपके दिनकर हैं। दिनकर की कृतियों की बात की जाए तो रेणुका 1935 की है, हुंकार 1939 का, सामधेनी 1947, कुरुक्षेत्र 1946, उर्वशी 1961, रश्मिरथी 1952, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, इतिहास के आंसू 1951 की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपर्युक्त कथन किसका इतिहासकार का है? तो ऑप्शन है हजारी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ला। देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे डॉक्टर दशरथ ओझा मानते हैं गए सुकुमार रास को, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं गोरक्ष विजय को, डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं आनंद रघुनंदन को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं यह भी आनंद रघुनंदन को मानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस को मानते हैं। अगला है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तिहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी ... अकाल था। तो उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो उपयुक्त पंक्तियां हैं जो धूमिल की है। धूमिल, आपको नागार्जुन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है लेकिन धूमिल याद रखिए। सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विषमता पर तीव्र प्रहार किया है इन्होंने। जन सरोकार के कुशल चितेरे हैं। उनकी ख्याति धूमिल जन सरोकारों के कुशल चितेरे हैं। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है। काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972 डेट के सिलेबस में भी है। कल सुनना मुझे शेष साहित्यकारों के प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उसमें। तो संसद से सड़क तक और इनके काव्य संग्रह की बात की जाए, और दूसरा है कल सुनना मुझे। कल सुनना मुझे में रोटी और संसद है। बाकी आपका मोची राम हो गया और इससे पहले की जो है वो आपके इनका इसी में है। किसमें संसद से सड़क तक में शायद का इसमें। और ऑप्शन में आए हैं तो नागार्जुन की क्या बात है? नागार्जुन की पंक्ति प्रमुख कौन से है? कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, मुक्तिबोध जो गजानन माधव मुक्तिबोध उनकी पंक्तियां हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। लीलाधर जगुड़ी का है, एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह से वह शब्द अब भी गर्म था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं नीर भरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में से संबंध है? निहार, निर्जा, रश्मि और सांध गीत। तो इसका सही जवाब क्या है? मैं नीर भरी दुख की बदली किस में है?
सांध्य गीत में। निहार की रचना की बात की जाए तो 1930 की है। रश्मि 1932, नीरजा 1934। इसे शेक्सपियर पुरस्कार भी मिल चुका है। सांध्य गीत 1935 का है। यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960, संधिनी 1965, नीलांबरा 1983, आत्मिका 1983, दीपगीत 1983, प्रथम आयाम 1984, अग्निरेखा 1990 इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको मिलाना है, कथनों को सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए सुमेलित करने के लिए देख लेते हैं। दंडी है, भामा है, वामन है, क्षेमेंद्र है, और इनके इधर जो है प्रमुख कथन दिए गए हैं। कथन का मतलब कि जो उन्होंने काव्य शास्त्रों के बारे में कहा है उसके बारे में। चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। देखिए दंडी का है शरीरम तावदिष्टार्थ विवच्छिन्नाम पदावली काव्यादर्श है इनका। भामा का शब्दार्थों सहित काव्यम गद्यम पद्यम च द्विधा काव्य अलंकार सूत्र है। थोड़ा सा तेज चला जाए ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। वामन है काव्य शोभाया कर्तारु धर्मागुणा काव्य अलंकार सूत्र से है। क्षेमेंद्र का है अनौचित्याद्यते नान्यात रसभंग से कारणम औचित्य विचार चर्चा से है। क्वेश्चन नंबर 12 है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को किस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें है परपीड़न रति ग्रंथि, आत्मपीड़न रति ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि या फिर इडिपस ग्रंथि। तो इसका सही जवाब क्या है? इलेक्ट्रा ग्रंथि। जुंग के अनुसार पूछ दिया जाता है तो इलेक्ट्रा ग्रंथि याद रखिए। ठीक है, देखिए पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी माँ से प्रतिस्पर्धा को इलेक्ट्रा ग्रंथि कहते हैं, जबकि माता पर अधिकार और पिता विरोधी ग्रंथि को ओडिपस करते हैं। पिता पे अधिकार इलेक्ट्रा, माता पे अधिकार ओडिपस। ये दोनों ग्रंथियां बच्चों के जन्म से ही विकसित होने लगती हैं। क्वेश्चन 13 है। तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी, भय मियाँ रस खान। आचार्य शुक्ल के अनुसार उपयुक्त दोहे से प्रमाणित क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या है कि इससे क्या क्या प्रमाणित होता है। इससे प्रमाणित होता है ए, बी और डी। ए में क्या है? रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। और डी है आपका, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियाँ मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाए। ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर और मतलब कि रसखान की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो सुजान रसखान, दान लीला, अष्टयाम, प्रेम वाटिका। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था, यह तथ्य भी याद रखिए। रसखान का पूरा नाम क्या है? सैयद इब्राहिम है। रसखान कृष्ण भक्ति के लिए कवित्त सवैया पद्धति को अपनाने वाले प्रथम कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को भी मिलाना है। सांग विदेशिया माच खयाल, इधर लोकमंची रूप है, इधर प्रदेश है प्रांत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मतलब कौन सा जो रूप है कहाँ से संबंधित है। देखिए सॉन्ग जो है वह हरियाणा का है, विदेशिया है बिहार का है, माच हो मध्य प्रदेश का है, ख्याल अच्छा है। ख्याल कहाँ का है? राजस्थान का। कहा भी जाता है ना ख्याल आपका अच्छा है। हम लोग यूथ कंपटीशन का पीवाई कर रहे हैं। माच मालवा का प्रमुख लोक नाट्य रूप है। यह संस्कृत के शब्द मंच का ही भ्रंशित रूप है। इस लोक नाट्य की उत्पत्ति उज्जैन में हुई। ख्याल राजस्थान की प्राचीन और प्रसिद्ध नाट्य शैली है। इसमें नगाड़ों की प्रधानता रहती है। यह ख्याल खुले रंगमंच, मंदिर, चौपालों, चौराहों में देर रात से प्रातः काल तक खेले जाते हैं। यथा पृथ्वीराज का ख्याल, मतलब एग्जाम्पल देखा जाए तो पृथ्वीराज का ख्याल, नरसी रोम माहेरे, अमर सिंह राठौरा री ख्याल इत्यादि। विदेशिया गीतों के रचयिता भिखारी ठाकुर थे। सांग हिंदी शब्द स्वांग का अपभ्रंश है। उत्तरी भारत में खासकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में प्रचलित सांग एक प्रकार की संगीतमय नाटिका होती है। इसमें लोक कथाओं को लोकगीत और संगीत व नृत्य आदि से नाट्यबद्ध किया जाता है। क्वेश्चन 15 है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। शुक्ल ने उपयुक्त बात की ऋतुकालीन कवि के विषय में कही है। मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। सी कहाँ गए? सी यहाँ पे है तो महाराजा जसवंत सिंह है।
ठीक है। जसवंत सिंह मारवाड़ नरेश गजराज सिंह के द्वितीय पुत्र थे। भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों का पाठ्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार, अप्रोच सिद्धांत, आनंद विलास, सिद्धांत बोध इत्यादि है। मतीराम की रचनाओं की बात की जाए तो फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृद्ध नहीं बल्कि वृत्त कौमुदी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? मतलब कोई एक नहीं है, बाकी है नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो नाभादास यहाँ पे नहीं है, बाकी आपके नंददास, हरिदास, ध्रुवदास हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो नंददास, हरिदास, ध्रुवदास, सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छेद स्वामी, चतुर्भुजदास, रसखान, मीरा, रहीम इत्यादि। राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात की जाए तो रामानंद हैं, अग्रदास हैं, तुलसीदास है, नाभादास है, नरोत्तम दास है, विष्णुदास है, नरहरिदास है, ईश्वरदास है इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत तक या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। उपयुक्त कथन किसका है? राहुल संकेतान, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह। तो इसका बात की जाए तो यह किसका है? यह ऑप्शन नंबर बी है। यह किसका कथन है? यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 की रचना है। मायाचार शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी इतिहास विधेयवादी पर बल पद्धति पर लिखा गया अपभ्रंश को अचानक रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक भाषा ही सिखा दी। इतिहास विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया अपभ्रंश को आचार्य शुक्ल ने प्राकृताभास कहा है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास में निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है। वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी संवत, भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी, रीतिकाल 1700 से 1900, गद्य काल आपका 1900 से 1984 या फिर आज तक। क्वेश्चन 18 है, रचनाओं का रचना कार्य के साथ मिलाना है। प्राकृतिक प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध, चिंतामणि, कुमार पाल प्रतिबोध, देवसेन, वरुचि, जैनाचार्य, मेरुतंग, हेमचंद, सोमप्रभ, सूरी। तो इसका सही जवाब की बात की जाए तो आपका जो भी मिलाना चाहते हैं ए है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 5। और सही आंसर की बात की जाए तो प्राकृतिक प्रकाश वरुचि का है, श्रावकाचार्य देवसेन का है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतंग का है, कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है, कुमार पाल प्रतिरोध हेमचंद का है। मतलब कि कुमार पाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का है, कुमार पाल चरित किसका है? हेमचंद का। क्वेश्चन 19 है, यही सच है कि कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब है मन्नू भंडारी। यही सच है कहानीकार मन्नू भंडारी के है, शेष विवरण पर द्रष्टव्य है। जैसे कृष्णा सोबती का है कहानी यारों के यार सिक्का बदल गया, ए लड़की, मित्र मर जानी। उषा प्रेमदा का है वापसी जिंदगी और गुलाब के फूल फिर बसंत आया। मन्नू भंडारी का है यही सच है मैं हार गई और त्रिशंकु। क्वेश्चन 20 है, रचयिता को रचनाकारों के साथ मिलाना है। पेरियुप्सूस, द सीक्रेट वुड, पोएटिक्स, बायोग्राफी लिटरेरिया, इधर कॉलेज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी है। डी का मतलब कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है। देखिए इसका आंसर की बात की जाए तो पेरियुप्सूस है, लॉन्जाइनस का द सीक्रेट वुड टी.एस. इलियट का है, पोएटिक्स आपका अरस्तु का है, बायोग्राफी लिटरेरिया कॉलेज का है, लैरिकल बैलेट्स किसका है? विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा करते रहिएगा। 20 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं समाप्त। अगला क्वेश्चन है आपका 21, हिंसा नल से शांत नहीं होता हिंसा नल। उपयुक्त ध्येय वाक्य संबंध किस रचना से है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, जयद्रथ वध, उन्मुक्त और अशोक की चिंता। तो इसका सही जवाब है उन्मुक्त। ठीक है, उन्मुक्त। सियाराम शरण गुप्त द्वारा रचित है यह। रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष
रामधारी सिंह दिनकर को ओज और पौरुष का कवि कहा जाता है, और इनको अधैर्य का कवि भी कहा जाता है दिनकर को, और ये क्या है, डिप्टी राष्ट्र कवि भी हैं। इनकी कृतियों की बात की जाए तो दिनकर जी की जो कृतियां हैं, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय हैं। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद के बादशाह के नाम से जाना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए तो मैथिली शरण गुप्त की, तो इसमें रंग में भंग, भारत भारती साकेत, जो कि भारत भारती साकेत दोनों आपके नेट के सिलेबस में है, यशोधरा भी है, जयद्रथ वध, झंकार, अनग, जय भारत, विष्णुप्रिया। जयशंकर प्रसाद को झारखंडी उपनाम से भी जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद झारखंडी। इनकी प्रमुख कृतियों की बात की जाए जयशंकर प्रसाद के तो प्रेम पथिक, कानन कुसुम, प्रथम प्रभात और महाराणा का महत्व है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर बी नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, यह बात नहीं है, मतलब यह उनके विषय में सही नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए उन्होंने कहा था, यहाँ पे कह दिया नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन वह सही हो गया। काव्य भाषा के संदर्भ में यह मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। विलियम और वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके प्रथम काव्य संग्रह की बात की जाए तो एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है, सन 1793 में प्रकाशित हुआ था। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह पूछा भी जा सकता है, किसी वाक्य में दे देगा कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, किसका है? ऑप्शन दे देगा विलियम वर्ड्सवर्थ, आई रिचर्ड, लोनजाइनस इत्यादि, ऐसे ऐसे। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संबंध में 3 मान्यताएं प्रस्तुत की हैं। पहला है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा है, काव्य और गद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तीसरा है, प्राचीन कवियों का भावोद्भेद जितना सहज था उसकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहानी इतिवृत्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। कहानी के विषय में उपयुक्त विचार किस लेखक के हैं? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, राजेंद्र यादव, यशपाल या फिर इलाचंद जोशी। तो इसका सही जवाब क्या है? यह विचार किसका है? जैनेन्द्र कुमार का। ठीक है, इनकी रचनाएं देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो फांसी, हाँ फांसी है, वातायन है, 2 चिड़ियाँ और पाजेब। राजेंद्र यादव की बात की जाए तो देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की बात की जाए तो पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, ओ दुनिया, फूलों का कुर्ता, पूछा जा चुका है कई बार फूलों का कुर्ता, तो यशपाल का है। इलाचंद जोशी का है धूप रेखा, दिवाली और होली, आहुति, खंडहर की आत्माएं। क्वेश्चन नंबर 24 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित रचनाओं में से आलोचना विधा की रचनाएं कौन सी हैं? ठीक है, सभी ऑप्शन में एक ही है, बस आगे पीछे करके दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कुमार, देखिए कालिदास की निरंकुशता, कविता, कलाप, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? मतलब सब में एक नहीं है, थोड़ा सा अलग है, किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 4, इस प्रकार से। तो कौन सा इसमें है ऑप्शन के अनुसार सही? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। डी का मतलब क्या है? कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता। ठीक है, इन्होंने सरस्वती पत्रिका 1908 में, सरस्वती पत्रिका जो 1908 में प्रकाशित हुआ था, कवियों की उर्मिला विषयक, सरस्वती पत्रिका में 1908 में कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक लेख लिखा, यह पूछा जा चुका है। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अभिनव गुप्त के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे है, तो ए और सी यहाँ पे सही है। अभिनव गुप्त के अनुसार ए और सी वाली बातें सही हैं, तो सही वाले को देखते हैं। मानव मन में वासना रूप में स्थित अस्थायी भाव का साधारणीकरण होता है, सही है। और सी है, साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वर पर के बंधन से छूट जाता है, यही बात कही गई है।
अभिनवगुप्त 10वीं सदी का उत्तरार्ध कश्मीर में स्वीकार किया जाता है। इन्होंने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र का अध्ययन क्रमशः नरसिंहगुप्त, भट्ट, इंद्रराज और भट्टतौत को गुरु मानकर किया। अभिनवगुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की है। गुप्त जी के अनुसार साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वर पर के बंधन से छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे आपको मिलाना है। इधर आपकी रचनाएं दी हैं, इधर प्रकाशन का वर्ष दिया है और इधर रचना की विधा है वह डायरी विधा है, इधर वर्ष दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। सी का मतलब आप कह सकते हैं ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 3। तो आंसर हम लोग सीधा सीधा देखते हैं कौन किसके सामने है, किस सन का है। मोहन राकेश की डायरी 1985 का है। मोहन राकेश का डायरी के कुछ पन्ने 1940 का है। घनश्याम दास बिरला का है। मेरी कॉलेज डायरी 1954 का है, धीरेन्द्र वर्मा का। और चौथा है एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 का है, सीताराम सेकटिया का है। सीताराम। क्वेश्चन नंबर 27 है, जन्मना कवि, प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचारक, मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे है कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वह उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर नागार्जुन। तो इसका सही जवाब क्या है? नागार्जुन। नागार्जुन घूमने वाले थे भी ना, घुमक्कड़ त्रय में आते भी हैं, तो उनका नाम याद रखे। अज्ञे हो गए, नागार्जुन हो गए, राहुल संकीर्तन हो गए, ये लोग घूमने फिरने के मामले में, घुमक्कड़ शास्त्र के मामले में सबसे आगे नाम इन्हीं लोगों का आता है। पहले राहुल संकीर्तन, फिर अज्ञे, फिर नागार्जुन। मतलब ऐसे ही सबसे एक नाम लेना हो तो राहुल संकीर्तन, और फिर 3 नाम लेना हो तो नागार्जुन, अज्ञे और राहुल संकीर्तन। ठीक, तो यहाँ पे मैथिली पूरा देखना जरूरी है। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन कवि नागार्जुन के विषय में है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। इनके व्यक्तित्व पर राहुल संकीर्तन और निराला के अमिट प्रभाव पड़ा है। ये मैथिली में यात्री उपनाम से लिखते थे। इनके रचित उपन्यास कौन कौन है? रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, दुख मोचन 1957, वरुण के बेटे 1957, उग्र तारा इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान के बेगम, परिंदे। तो इसका सही जवाब क्या है? स्त्री होना कोई पाप की बात है। यह बात क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह जो पंक्ति है यह आकाशदीप से लिया गया है और यह रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। प्रमुख पात्रों की इसमें बात की जाए तो चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र हैं। जयशंकर प्रसाद की अन्य कहानियों की बात की जाए तो ग्राम 1910 का, छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929। मतलब नेट के सिलेबस में नहीं लगा हुआ है। उसने कहा था जो प्रथम पृष्ठभूमि चंदा शर्मा गुलेरी की है, जयशंकर प्रसाद गुलेरी की है। मतलब जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नेट के सिलेबस में लगी है? यह आपको जो नाटक लगा है वह नाटकों के नाम आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आकाशदीप मतलब यह इंटर में था, यह भी फेमस रहा है इनकी कहानी। आंधी 1929 का है, इंद्रजाल 1936 का है, प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1913, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी लेखक मॉरीशस का नहीं है? तो मतलब कौन है? 3 लोग हैं, एक नहीं है। जो नहीं है उनका नाम क्या है? महात्म सिंह। जो हैं उनके नाम क्या है? महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर। सबसे ज़्यादा फेमस तो यही अभिमन्यु अनंत है, बाकी उतने लोगों को आप नहीं जानते होंगे। लेकिन मॉरीशस के प्रवासी कवियों में महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर का भी नाम याद रखा जाए आपके द्वारा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मॉरीशस के प्रमुख लेखकों की बात की जाए तो महेश राम जियावन, अभिमन्यु अनंत, रामदेव धुरंधर, इंद्रदेव भोला, इंद्रनाथ मुनीश्वर लाल इत्यादि हैं। अभिमन्यु अनंत को मॉरीशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। और इनके प्रमुख उपन्यासों की बात की जाए तो नदी बहती रही 1970, आंदोलन 1971, 1 बीघा प्यार 1972, अच्छा 1 बीघा प्यार, 2 बीघा 4 बीघा 4, जग गया सूरज 1973, तपती दोपहरी 1977, लाल पसीना 1977, कुहासे का दायरा 1978, लपटों की बेटी, वाह वाह क्या है, लपटों की बेटी 1995। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन है ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी और रूप मंजरी।
कौन सी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं है, रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, बाकी तीनों है। रूपमंजरी किसकी है, नंददास की है। नंददास की कृतियों की बात की जाए तो रस पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत, सुदामाचरित, रस मंजरी आदि है। इनके विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी कुंडलिया राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रुपतानुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? ऑप्शन है अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट या फिर भट्ट नायक। तो किसने किया था? भट्ट लौलट ने किया था तद्रुपदानुसंधान का, भट्ट लौलट ने। ठीक है, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट लोलट ने हैं, और इन्होंने पतानुसंधान शब्द का प्रयोग किया था। इनका रस सिद्धांत मीमांसा दर्शन पे आधारित है। इनके अनुसार रस की अवस्थिति मूलतः अनुकार्य अर्थात ऐतिहासिक पात्र राम आदि में होती है तथा गौण रूप में अनुकर्ता में भी। निम्नलिखित रस सूत्र का उनके व्याख्याकार इस प्रकार से हैं, जैसे उत्पत्तिवाद के भट्ट लोलट है, अनुमतिवाद के शंकुक है, भुक्तिवाद के भट्ट नायक है, अभिव्यंजनावाद के अभिनव गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 32 है, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपरोक्त कथन किस साहित्यकार का है? ऑप्शन है आपके सामने, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रमाशंकर शुक्ल रसाल, गणपति चंद्रगुप्त या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। तुलसीदास के विषय में उपरोक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 विक्रमी में किया, जिसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। इस काव्य को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। इसमें 7 कांड हैं। 7 कांड का नाम इस प्रकार से है, पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड और 7वां आपका उत्तरकांड है। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। पूछा जाएगा कि कौन सा कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, तो आपका अयोध्या कांड है। तुलसीदास के प्रामाणिक रचनाओं की बात की जाए तो गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, रामचरितमानस, राम लला, नहछु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, बैराग संदीपनी, बर्बर रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, हनुमान बाहुक इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात की जाए तो किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्धृत किया गया है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय वाला, या फिर समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय वाला, या फिर कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला, या ताज रघुवीर सहाय के द्वारा। तो कौन सा इसका सही आंसर है? कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी वाला, यह सही है। यह भावात्मक निबंधकार गुलेरी जी ने कछुआ धर्म और मार से मोही कुठाव शीर्षक से निबंध लेखन का कार्य किया। कुबेरनाथ राय जी के महत्वपूर्ण निबंध है प्रिया नीलकंठी 1968, रस आखेठक 1970, विषाद योग 1973, निषाद बांसुरी 1974, कामधेनु 1980। गुलाब राय जी के महत्वपूर्ण निबंध ठलुआ कलम मेरी सफलताएं, कुछ उथले हुए कुछ गहरे तथा रघुवीर सहाय जी का महत्वपूर्ण निबंध ताज है, ताज ताज। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। तो मार्क्सवाद कौन है? शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। शिवदान सिंह चौहान, इनके द्वारा रचित भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रगतिवाद 1946, साहित्य की प्रग 1946, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954, साहित्य अनुशीलन 1955, आलोचना के मान 1958, साहित्य की समस्या 1958, नई कविता का आत्मसंघर्ष 1964, नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के नंद दुलारे वाजपेयी शुक्लोत्तर युग के तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी नई समीक्षा युग के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक मूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा, रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका से है? आगरा बाजार, एक और द्रोणाचार, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त। ये सभी के सभी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी आषाढ़ का एक दिन। यह किसका, इसके लेखक कौन है?
मोहन राकेश। और सबके लेखक कौन है? आगरा बाजार के हबीब तनवीर हैं, एक और द्रोणाचार्य के शंकर शेष, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश, चंद्रगुप्त का जयशंकर प्रसाद। सभी के नेट के सिलेबस में है, बिल्कुल ईजी है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो तौलिया की बात की जाए तो यह मूलतः कौन सा शब्द है? यह पुर्तगाली शब्द है। अन्य पुर्तगाली शब्दों की बात की जाए तो बाल्टी, तंबाकू, मेज, गमला, काजू, चाबी, परात, पिस्तौल। अन्य भाषा के कुछ महत्वपूर्ण शब्द अरबी शब्द में अमीर, अजायब, कबीर, औरत, औसत, आदमी, इस्तीफा, किताब, कुर्सी और किस्मत। फारसी शब्दों की बात की जाए तो हिंदी भी फारसी है। हिंदी कबूतर, किशमिश, आवारा, गुलाब, जिंदगी, चश्मा, पलंग, शादी, बीमार। तुर्की शब्द की बात की जाए तो कैची, दरोगा, तोप, उर्दू, कुर्ता, बारूद और मुगल। जापानी शब्द की बात की जाए तो रिक्शा। चीनी शब्द की बात की जाए तो चाय, यानी कि लीची और चाय। अगला क्वेश्चन है 37 निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती है? भोलानाथ का जीव, सिक्का बदल गया, पिता और जामुन का पेड़। तो देखिए पहला जो आपका है भोलानाथ का जीव, यह व्यंग करता है, और जामुन का पेड़। तो ऑप्शन नंबर ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी विश्लेषण देखना जरूरी है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करने वाली रचनाएं हैं भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई की जामुन का पेड़, कृष्ण चंद्र का सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती, और पिता ज्ञान रंजन की कहानियां हैं और सभी के सभी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों की बात की जाए तो पांगडंडियों का जमाना 1966 का, जैसे उनके दिन फरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो भाई साधो 1983, तुलसीदास चंदन घिसे 1986। कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़ नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। इनके अन्य उपन्यास की बात की जाए तो वो तो कहानी है जामुन का पेड़, लेकिन इनके उपन्यास की बात की जाए तो एक गधे की आत्मकथा, एक गधा, नेफा में, गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल और कागज की नाव इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? तो यहाँ पे मलयालवी नहीं है, इसके अलावा मेवाती, मारवाड़ी और मेवाड़ी है। ठीक है, देखिए मलयालवी राजस्थानी बोली नहीं है। विवरण इस प्रकार से है। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली भाषाओं की बात की जाए तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती है। एक बार पूछ दिया गया था कि इसमें से कौन सा सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं है, तो वहाँ पे आपका पूर्व हिंदी था ऑप्शन में। राजस्थानी बोली के अंतर्गत मेवाती, मालवी, जयपुरी या फिर ढूढ़ाड़ी और मारवाड़ी आती है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियों की बात की जाए तो कौरवी या फिर खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी या फिर इसे बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली और कन्नौजी को माना जाता है। अगला है आनंदवर्धन ने किस ध्वनि की आत्मा माना है? आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु को, अलंकार को, रस को या फिर गुणौचित्य को? तो किसे ध्वनि की आत्मा इन्होंने माना है? तो इसका सही आंसर है रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा इन्होंने माना है। और आनंदवर्धन 9वीं सदी के उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक इन्हें माना जाता है। रस ध्वनि को इन्होंने माना। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना भी की है। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है। कुछ अन्य ध्यातव्य है। अलंकार के प्रवर्तक भामा है, रीति के वामन है, रस के भरत मुनि है, औचित्य के क्षेमेंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है? तो इसका सही जवाब है आपका, यह कथन किसका है? विदुर का है। किसका? विदुर का। अंधा युग 1955 की रचना है और इसके प्रमुख पात्र विदुर भी हैं। यह एक गीतिनाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती कृत प्रमुख नाटकों की बात की जाए तो ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960 का है। क्वेश्चन नंबर 41 है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध 1861 को माना गया है। यह किस आलोचक का है? उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? शुक्ल का, हजारी का, रामकुमार वर्मा या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो इसका सही जवाब क्या है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात की जाए तो हिंदी नवलेखन 1960 का, भाषा और संवेदना 1964 का,
यह मतलब कई बार सब इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं इन लोगों की। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 का, हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियाँ 1969 का है। शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियों की बात की जाए तो गोस्वामी तुलसीदास 1923, जयश्री ग्रंथावली 1924, भ्रमर गीत सार 1925, रस मीमांसा 1949 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाओं की बात की जाए तो सूर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941, कालिदास की लालित्य योजना 1965 है। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। राजनीतिक प्रतिबद्धता, कला के लिए कला, जीवन के लिए कला, ब्रेक नाट्य सिद्धांत के लिए सिद्धांत के निकट। तो कौन सा इसमें सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, कला के लिए नहीं है नुक्कड़ नाटक के संबंध में। अगला है क्वेश्चन नंबर 43 है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सा का बातें सही हैं? तो यहाँ पे ABCD 5 ऑप्शन है, कौन सी बातें सही हैं? तो A, C और D यहाँ पे सही है। A का मतलब कि संस्कृत अरबी A है, C है, D है। संस्कृत अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे, सही बात है। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के, यह भी यह बात गलत है। और C क्या है? उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, यह बात सही है। D है, उनकी सभी विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती है, बात भी सही है। ये क्या है? जब इनमें कोई कुछ मांगने आता है तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता, यह बात गलत है। ठीक। रहीम की रचनाओं की बात की जाए तो बरवे नायिका भेद, अवधी भाषा में, रास पंचाध्याय, श्रृंगार सोठा, मदनाष्टक, 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है, खेट कौतुम ज्योतिष ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 44 है। सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? तो इसका सही जवाब है क्या है? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान सागर, विरह लीला, कोक सागर, रसकेली वल्ली, कृपाकंद और इश्क लता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात की जाए तो यहाँ पे मिलाना है, इधर रचना है, इधर रचनाकार है। काव्य प्रकाश, रसराज, रस विलास, रस सारांश है। इधर रचनाओं में देव, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि और मतीराम का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे आइए मिलाते हैं रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ। काव्य प्रकाश है चिंतामणि का, रसराज है मतीराम का, रस विलास देव का है, रस सारांश भिखारीदास का है, रस प्रबोध रसलीन का है। अगला है सखी पिया को जो मैंने देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रहती है। मतलब इसको और अच्छे से आप गा सकते हैं। तो इसका क्या है? सही जवाब है अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया, मुकरिया, दो सुखने, गज़ल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां मैथिली कोकिल में कवि शेखर, अभिनव जयदेव आदि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं की बात की जाए तो कीर्तिलता, कीर्तिपताखा और गोरक्ष विजय है। क्वेश्चन नंबर 47 है। दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वास है, इन कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर C, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग है। 15 सर्ग कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष 1935 है और इसमें 15 सर्ग हैं। यह तथ्य जरूर याद रखें। 15 सर्ग के नाम भी क्रम से लगाने के लिए आता है। इसको 3-3 के जोड़े में आप याद कर सकते हैं। जैसे चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद और फिर दूरदर्शन स्वप्न संघर्ष निर्वेद, फिर आपका दर्शन रहस्य आनंद। मतलब 3-3 के जोड़े में याद करेंगे। 5 जोड़ों में आपका जोड़ा का तेड़ा कहा जाए 3-3 है तो तेड़ा, जोड़ा का मतलब तो 2 ही होता है। तो 3-3 के जोड़े में तेड़े में याद कीजिए, अच्छे से याद हो जाएगा। फिर से देखते हैं। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य और आनंद। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। कामायनी छायावाद की उपनिषद है, ऐसा किसने कहा है? आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 48 है। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है?
सन्यासी से, कुआं से, खंडहर से, प्रेमिका हृदय। तो इसका सही जवाब क्या है? कुआं से ही इनका संबंध है। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय कुआं है। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां हैं की बात की जाए तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे। इसका आंसर आकाश है। दूसरा एक है, एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। यह क्या है? दीपक है। और तीसरा है, अरद देश का बूझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा, यह दर्पण है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ की बात की जाए तो खाली बारी है, पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, दो सुखने हैं और गजल भी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 10 नहीं, डी का है 10, इसलिए ऑप्शन नंबर डी है। तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हो सकते हैं। भरत मुनि के अनुसार 10 काव्य दोष होते हैं, जो इस प्रकार हैं: गुणार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय क्षेत्र, विषय, विसंधि, शब्दच्युति आदि। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: शब्दकोश, अर्थ दोष और रस दोष। ठीक है, अर्थ दोष और रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं, कौन कौन? सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। सामान्य, वाणी और अन्य दोष। क्वेश्चन नंबर 50 है आज का आखिरी क्वेश्चन। जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लगाना है, जायसी, सूर, तुलसी और रहीम के विषय में। तो इसका सही आंसर है, पहले सूरदास से आएंगे, ऑप्शन नंबर सी है। सूरदास, फिर जायसी, फिर तुलसी, फिर रहीम आएंगे। ठीक है, इनको हम देख भी लेते हैं क्रम से किस सन में है। सूरदास 1478 का है, मलिक मोहम्मद जायसी 1492 का है, गोस्वामी तुलसीदास 1555 का है, सॉरी सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492, गोस्वामी तुलसीदास 1532, रहीम दास 1556 में अकबर का राज्याभिषेक भी हुआ था, गद्दी पर बैठे थे मात्र 13 साल की अवस्था में। तो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते रहिए दोस्तों के साथ। और आपको जो भी लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई शिकायत है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप। वहाँ पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे अपने आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्लासेस के PDF भी आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।